हेलो दोस्तों, हिंदी डिजाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम वीरे की क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वीरे में रेंडर सेटिंग्स के लिए बेसिक बताया था कि इसमें जो जो ऑप्शंस शो होते हैं इनको हम किस लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट ऑप्शन रेंडर जो है इसको समझेंगे। दोस्तों इसमें जो भी इसके ऑप्शन हैं इन सभी को आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेंडर में। अगर इंजन की बात करें तो रेंडर इंजन जो हम यूज करेंगे इसमें सीपीयू यूज कर सकते हैं, सीयूडीए या आरटीएक्स। दोस्तों इनका डिफरेंस क्या है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें सीन 9 पर आ जाते हैं। दोस्तों ये सीन 9 मैंने इसलिए क्रिएट किया है कि जस्ट हमें वॉल पर लगी हुई इन पेंटिंग्स का व्यू रेंडर करना है, क्योंकि इसमें ये जल्दी हो जाएगा आपको बताने के लिए कि रेंडर में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ये चीज आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें अगर हम सीन 9 पर आकर रेंडर सेटिंग्स में इंजन को सीपीयू रखते हैं तो ये सिंपली सीपीयू पर जो हमारा सिस्टम का जो भी प्रोसेसर है i7 है, i5 है या i3 है, उसके अकॉर्डिंगली उस पर होगा ये रेंडरिंग। तो उसके हिसाब से ये रेंडर टाइम लेगा और उसके हिसाब से जल्दी या देर लग सकती है। इसी तरह से इसमें एक ऑप्शन होता है सीयूडीए, जिसमें कि आप कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ लिखा रहा है जीपीयू सीयूडीए। तो ये जीपीयू जो है हमारा ग्राफिक कार्ड होता है, जो इसमें 4GB 6GB 8GB जो भी ग्राफिक कार्ड होगा, अगर हमें उस पर रेंडर करना है तो हम इसमें CUDA ये ऑप्शन ले सकते हैं। RTX में जाएंगे तो ये भी GPU रहता है, ये भी एक GPU का मतलब ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन हमें मिलता है। इसमें भी रेंडर होगा लेकिन इसमें GPU के अकॉर्डिंग, जो हमारे ग्राफिक कार्ड है उसके अकॉर्डिंग रेंडर होगा। ये तीन डॉट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ, इसमें हमें ग्राफिक कार्ड का नाम पता चल रहा है NVIDIA GeForce GTX 1650। ठीक है ना। CUDA पर भी ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसमें ये दिखा रहा है C++ CPU on Intel या NVIDIA। तो अगर ये जो CUDA है इस पर आने पर ये NVIDIA दिखा रहा है। C++ CPU अगर हम करें तो इसको ऑन रख सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन इसमें टिक रहेंगे। लेकिन इसमें ये फिर ग्राफिक कार्ड और CPU को मिक्स करके दोनों को यूज करते हुए रेंडर निकालेगा। और जस्ट CPU पर रहेंगे तो ये 3 डॉट्स यहाँ से हट जाएंगे और इसमें ये कुछ ऑप्शंस का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। CUDA करने पर यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन, डिनोइजर, वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं। CPU करने पर इसमें कंटूर्स का एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाता है जो कि CUDA में हट जाता है। ठीक है ना। तो मेनली हम CPU पर ही मैं ज्यादा रेंडर करता हूँ, क्योंकि मेरा CPU i7 10th जनरेशन का लेटेस्ट जनरेशन जो थी। रिसेंट जब मैंने ये लैपटॉप लिया तो उस टाइम जो लेटेस्ट वर्जन था वही इसमें इंस्टॉल था CPU का। तो दोस्तों मैं CPU पर ज्यादा रेंडर निकालता हूँ GPU की बजाय या ग्राफिक कार्ड को यूज करने की बजाय। इसमें मेरे सिस्टम में 4GB ग्राफिक्स है। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड ज्यादा हैवी है आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेन रेंडर ज्यादातर हम CPU पर ही निकालते हैं। तो इसमें हम CPU रखेंगे। अगर CPU पर मैं इस पर एज इट इज रेंडर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये सिस्टम के CPU पर रेंडर चल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्डिंग, कोस्टिक, फोटोन मैप, और यहाँ पर ये रेंडरिंग स्टार्ट हुई है। तो ये सीन इस तरह से रेंडर हो रहा है। इसमें जो बकेट साइज है यहाँ आप देखेंगे बकेट साइज छोटा होगा और लगभग 8 बॉक्सेस हमें यहाँ शो होंगे इसमें। ये देखिए ये स्मॉल बॉक्सेस जो है इस तरह से ये रेंडर चल रहा है। अगर सेम इसको मैं स्टॉप करता हूँ और CUDA या दूसरे ऑप्शन पर करता हूँ तो इसमें बॉक्सेस जो है बकेट साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, रेंडर फिर भी उसी के हिसाब से ही होगा। इसको मैं स्टॉप करता हूँ और हम इसमें रेंडर सेटिंग में इसको सेकंड ऑप्शन CUDA पर क्लिक करते हुए, और इसमें मैंने दोनों ऑप्शन टिक कर दिए, CPU भी और NVIDIA ग्राफिक भी, दोनों को हमने ऑन रखा। रेंडर पर क्लिक करेंगे। अभी जो बॉक्सेस थे बकेट साइज छोटा था CPU पर, इसमें जो बकेट साइज है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ये बिल्ड कैच हुआ, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इसमें बॉक्स जो होगा, जो बकेट साइज होगा वो थोड़ा बड़ा आएगा आपकी बार। ये देखिए इसमें जो बकेट साइज है ये कुछ बड़े साइज में आ रहा है। तो ये डिफरेंस रहता है इसमें। अब देखिए जो CPU की तरफ से रेंडर हो रहा है उसमें ये छोटे बॉक्सेस चल रहे हैं, जो GPU पर रेंडर हो रहा है उसमें ये बड़े बॉक्सेस चल रहे हैं। इसमें CPU भी काम कर रहा है और GPU भी काम कर रहा है, क्योंकि हमने दोनों ऑप्शंस को टिक कर दिया था। ये देखिए इतना बड़ा साइज का बॉक्स ये GPU का है और जो स्मॉल साइज के छोटे बॉक्स हैं वो CPU के हैं। ये डिफरेंस है। रेंडर एज इट इज चल रहा है, इसमें दोनों चीजें काम कर रही हैं, CPU भी और GPU भी। इसको एक बार स्टॉप करते हैं अभी के लिए। इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, अगर हम इसमें RTX पर करते हैं तो इसमें जस्ट ग्राफिक कार्ड को यूज करते हुए रेंडर होगा। दोस्तों इसमें भी जो बकेट साइज है वो बड़ा आएगा, बाकी रेंडर सेम होगा। इसमें रेंडर पर क्लिक करते हैं। अब ये RTX हमारा NVIDIA ग्राफिक्स के ऊपर रेंडर चल रहा है। इसमें भी फर्स्ट बिल्ट लाइट कैच ये कंप्लीट होगा, देन यहाँ रेंडरिंग स्टार्ट होगी। इसमें बकेट साइज सेम
ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा आएगा, जो कि सीपीयू में थोड़ा कम साइज का आता है। लाइट कैच कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इसमें जो बकेट साइज है ये आप देख रहे हैं, ये थोड़े बड़े साइज में शो हो रहा है। तो इसमें अब ये 1 2 3 4 5 6 बकेट के जो ये बॉक्स जो चल रहे हैं रेंडरिंग के लिए, ये काम कर रहे हैं। और ये जस्ट हमारे 4 GB ग्राफिक्स जो है एनवीडिया का, उसके अकॉर्डिंगली रेंडर चल रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू पिछले रेंडर के टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ये बॉक्सेस यहाँ पर स्टक हुए हैं, हालांकि रेंडर प्रोसेस में है, लेकिन इसमें ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। ये देखिए अब ये यहाँ से ये बॉक्सेस हटे, ये 6 बॉक्सेस अगले हिस्से में आ गए हैं। इसके बाद इसी तरह से यहाँ रेंडर होगा, फिर ये आगे चला जाएगा। इसी तरह से करते हुए रेंडरिंग इसमें कंप्लीट होगी। तो कहने का मतलब ये है, जैसा आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हो, आप उसके अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, क्लोज कर देते हैं। तो रेंडर में फर्स्ट ऑप्शन इंजन में सीपीयू, सीयूडीए और आरटीएक्स, ये चीज आप देख रहे हैं। रेंडर इंजन, सीपीयू, सीयूडीए, आरटीएक्स। तो सीपीयू में जहां तक है ज्यादा बेटर आपके रेंडर आएंगे। अगर आप चाहें तो सीयूडीए में जस्ट ग्राफिक कार्ड पर रेंडर कर सकते हैं, या उसके साथ सीपीयू और ग्राफिक कार्ड दोनों को जोड़कर भी रेंडर कर सकते हैं, या फिर आरटीएक्स में जस्ट ग्राफिक कार्ड पर रेंडर कर सकते हैं। तो मैं इसमें मेनली सीपीयू यूज करता हूँ। इसमें हमारे रेंडर काफी अच्छे आ जाते हैं। तो सीपीयू अगर आपका जो प्रोसेसर है उसके ऊपर सारा लोड रहेगा, सारा इफेक्ट उस पर पड़ेगा और वो हमारे रेंडर को कंप्लीट करेगा। तो सीपीयू इसमें हम रखेंगे इंजन में। ये ऑप्शन आपको स्केचअप में भी मिलेगा, 3ds मैक्स में भी मिलेगा और रेविट में भी मिलेगा। तो हम इसको सीपीयू यूज करें तो ज्यादा बेटर। फर्स्ट ऑप्शन हमने क्लियर किया इंजन में सीपीयू। इसका सेकंड ऑप्शन इंटरेक्टिव का आता है, इंटरेक्टिविटी लो, मीडियम, हाई। इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमने क्लियर किया सीपीयू। इंटरेक्टिव की बात करें, अगर इसको मैं ऑन करता हूं तो इसमें आप देखेंगे नीचे से ये 2 ऑप्शन हट जाते हैं, प्रोग्रेसिव और क्वालिटी यहाँ से हट जाता है। इंटरेक्टिव जस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन, और इसमें इंटरेक्टिविटी हाई, मीडियम, लो, ये ऑप्शंस आते हैं। फिलहाल मैं इसको लो पर रखूंगा क्योंकि आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। इसमें हम मीडियम या हाई क्वालिटी भी रख सकते हैं। इसका डिफरेंस ये होगा, जैसे ही मैं रेंडर पर क्लिक करूंगा हमारा पूरा रेंडर, पूरा रूम एज इट इज रेंडर्ड ही शो होगा। इंटरेक्टिव हमने ऑन कर दिया है। यहाँ ये साइन आप देख रहे हैं, रेंडर के ऊपर ये जो हाथ बना हुआ है इस तरह से आइकन शो हो रहा है। लो क्वालिटी में सीपीयू पर जस्ट हम इसमें वीरे फ्रेम बफर ऑन करेंगे और यहाँ मैं रेंडर पर क्लिक करूंगा, स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडर, इस पर मैंने क्लिक किया। तो इसमें अब ये जो हमारा व्यू है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसमें ये बीच में से कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, रेंडर होता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है ना। तो ये हमारा इंटरेक्टिव रेंडर होता है। अब ये इसमें बीच से रेंडर होता हुआ बाहर की तरफ सरफेस पड़ रहा है और सेम सीक्वेंस बार बार रिपीट चल रहा है। अब ये इस तरह से चलेगा। इंटरेक्टिव रेंडर के लिए थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। इसके बाद ये रेंडर हम अगर इसको मिनिमाइज करके या थोड़ा दूर करके देखेंगे, तो दोस्तों इसको मैंने स्क्रीन को थोड़ा मिनिमाइज कर दिया है। अब अगर इसमें मैं स्केचअप में इसको थोड़ा सा ऑर्बिट कर देता हूँ, तो ऑर्बिट करने पर मुझे रेंडर पर दोबारा से क्लिक नहीं करना। जो भी सीन हमें डिस्प्ले होगा वो सीन यहाँ रेंडर होने लग जाएगा। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा ऑर्बिट किया, जस्ट 1 सेकंड के लिए पॉज देंगे, ऑर्बिट करते ही वो व्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑर्बिट हो जाएगा। देखिए इसमें वो व्यू ऑर्बिट हो गया और उसके बाद ये रेंडर स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा और ऑर्बिट या पैन करता हूँ, इसको मैं किसी दूसरे व्यू पर ले आता हूँ, तो देखिए अब ये मैंने जो ड्रेसिंग टेबल है इसकी तरफ थोड़ा सा व्यू कर दिया। अब ये ऐसा कुछ सीन दिख रहा है। तो यहाँ आप देखिए इसमें ये सीन ऑटोमेटिकली चेंज हुआ और यहाँ रेंडर स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसमें स्केचअप में ड्रेसिंग टेबल के व्यू को फोकस में ले आता हूँ, ठीक है ना, जैसे ही मैं इसमें फोकस में आने के बाद और इसमें यहाँ स्टॉप करूंगा, 1 सेकंड का पॉज दूंगा, थोड़ी देर रुकूंगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसमें ड्रेसिंग टेबल, पीछे ये मिरर और उसकी कोव लाइट ये दिखने लग गई। अगर मैं इसमें ऑर्बिट करता हूँ, मैं इसमें और रेंडर पर एक बार भी मैंने क्लिक नहीं किया है, जस्ट मैं इसमें ऑर्बिट कर रहा हूँ या पेन यूज कर रहा हूँ। पेन यूज करते हुए अगर मैं इसको साइड टेबल की तरफ ले आता हूँ फोकस में, बेड और साइड टेबल, तो यहाँ आप देखेंगे जैसे ही पॉज किया, थोड़ी देर के लिए हमने इसमें स्टॉप किया, यहाँ ये इंटरेक्टिव रेंडर ऑटोमेटिकली चेंज होगा ज्योमेट्री कंप्लीट होते ही। और ये देखिए यहाँ पर ये इसमें ये साइड टेबल और ये हमारा बेड और कुशन, ये चीजें दिखने लग गई, ये ऑटोमेटिकली रेंडर होने लगे। इंटरेक्टिव रेंडर का मतलब ये है कि जिस भी सीन पर हम स्केचअप में आएंगे वो ऑटोमेटिकली रेंडर्ड होकर हमें यहाँ दिखने लग जाएगा। रफ रेंडर इसी तरह से दिखाई देगा और उसमें उतने हिस्से का रेंडर हमें शो होगा। तो ये हमारा इंटरेक्टिव रेंडर था। इसमें जो क्वालिटी थी लो, मीडियम, हाई, वो जस्ट इस रेंडर को दिखाने में थोड़ा लो क्वालिटी में दिखाएगी, मीडियम में मीडियम क्वालिटी और हाई में हाई क्वालिटी। इसको स्टॉप करते हैं।
क्लोज करते हैं। यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडर को हम इसीलिए ऑफ रखते हैं, क्योंकि इंटरेक्टिव रेंडर करने पर यूं समझ लीजिए जैसा हमारा लूमियन में या एंस्केप में रफ रेंडर हमें शो होता है पूरे मॉडल का, वैसा ही हमारा स्केचअप का जो मॉडल है वो फुल्ली रेंडर्ड होता है, लेकिन उसमें काम करने में हमारा सिस्टम थोड़ा स्टक होने लग जाता है, क्योंकि जैसे हम ऑर्बिट करेंगे यहाँ ये रेंडर स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सीन चेंज किया यहाँ रेंडर स्टार्ट हो गया, तो वो टोटल हर टाइम पर रेंडर्ड ऑन रहता है इंटरेक्टिव में, इसलिए हम इंटरेक्टिव रेंडर को ऑफ रखते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी देर के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उसमें आप क्रॉस चेक करना चाहें तो इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करके इंटरेक्टिविटी को लो, मीडियम या हाई में से रख सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऑफ रखेंगे। नॉर्मली हम अपने स्टिल रेंडर्स के लिए या एनिमेशंस वगैरह में इंटरेक्टिव रेंडर को टर्न ऑफ रखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा इंटरेक्टिव था, इसको हमने ऑफ रखना है और इंटरेक्टिविटी लो, मीडियम, हाई में से फिलहाल जब हम इंटरेक्टिव ऑफ करेंगे तो ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमने इसमें कंप्लीट किए, इंजन और इंटरेक्टिव। इसके बाद प्रोग्रेसिव की बात करें दोस्तों, इसमें अगर हम प्रोग्रेसिव को ऑन करते हैं तो इसमें डिफरेंस ये आएगा। अगेन हम सीन 9 पर आ जाते हैं। प्रोग्रेसिव में रेंडर इस तरह से रहता है कि इसमें आपको यहाँ मैं कुछ ऑप्शंस दिखा देता हूँ। जो रेंडर पैरामीटर है इसमें जो क्वालिटी में यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप अगर इसमें प्रोग्रेसिव को ऑफ करते हैं तो ये बकेट साइज जहाँ शो हो रहा है नॉइस लिमिट के साथ बकेट साइज है। अगर प्रोग्रेसिव को ऑन करते हैं तो बकेट साइज की जगह पर टाइम लिमिट मिनट्स में 5 दिखा रहा है। ठीक है ना, इसको हमने ऑन किया तो ये 5 मिनट की लिमिट दिखा रहा है। तो मिनिमम 0.1 से लेकर मैक्सिमम इसमें जो ये 1 लाख या जितना भी इसमें यूनिट है, इतने मिनट्स हम यहाँ यूनिट सेट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव में कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव चलता रहेगा और उस टाइम तक जो एक लिमिट हम लगाएंगे तब तक ये उसको रेंडर करता चला जाएगा, उसकी क्वालिटी एनहेंस होती जाएगी। लेकिन प्रोग्रेसिव की भी हमें स्केचअप में जरूरत नहीं पड़ती। इसका काम 3ds Max में अगर आपको कहूँ तो 3ds Max में आपको जरूरत पड़ सकती है, वो हम जब इसमें रेंडर करेंगे तो आपको डिटेल में ज्यादा बता पाऊंगा। लेकिन फिलहाल इसमें अगर हम प्रोग्रेसिव ऑन करते हैं तो इसमें टाइम लिमिट के हिसाब से और रेंडर कंटिन्यूअस एक के बाद एक रेंडर की सफाई करता चला जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर 2 मिनट या समथिंग ऐसा कुछ दिखाता हूँ, टाइम लिमिट 2 मिनट रखा, प्रोग्रेसिव को हमने ऑन रखा तो 2 मिनट करते क्वालिटी यहाँ पर कस्टम हो गई। अगर मैं प्रोग्रेसिव ऑफ करके ऑन करता हूँ, क्वालिटी को हम यहाँ पर लो, मीडियम, हाई में जैसे ही बढ़ा या घटा रहे हैं तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं क्वालिटी में जो नॉइस लिमिट है इन चीजों पर डिफरेंस आ रहा है। अगर लो रखते हैं, बिल्कुल लो, ये दोनों आपको साथ में बताता हूँ। प्रोग्रेसिव को टर्न ऑन टर्न ऑफ मैंने आपको बता दिया। क्वालिटी में लो, लो प्लस, मीडियम, मीडियम प्लस, हाई, हाई प्लस, ये ऑप्शन हमें क्वालिटी में मिलते हैं। और इसमें जैसे ही क्वालिटी को लो पर रखेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं रेंडर पैरामीटर में क्वालिटी नॉइस लिमिट 0.1, टाइम लिमिट 2 मिनट्स, हमने ये टाइम प्रोग्रेसिव के हिसाब से आ रहा है। अगर इसको प्रोग्रेसिव ऑफ करेंगे तो यहाँ बकेट साइज आएगा। बकेट साइज जो हमारा रेंडर में बॉक्स का साइज होता है वो होता है। ठीक है, मिनिमम सब डिवीजन, मैक्सिमम सब डिवीजन और शेडिंग रेट, ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे ही मैं इसको लो प्लस करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये 1, 12 और 6 हो गया, मीडियम करने पर 1, 20 और 6 हो गया, मीडियम प्लस करने पर 1, 42, 6 और हाई करने पर 2, 62, 6, हाई प्लस करने पर 2, 100 और 6। ये चीजों का डिफरेंस यहाँ आ रहा है सब डिवीजन में। सेम चीज नॉइस लिमिट और बकेट साइज 32 ही रहता है, नॉइस लिमिट में डिफरेंस आता है। अब यहाँ 0.005 मतलब नॉइस लिमिट को काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया है क्वालिटी हाई करने पर। इसको कम करेंगे तो ये 0.01, ये जो पॉइंट्स का डिफरेंस है, 0 पॉइंट के बाद 0 डिजिट है, इनमें डिफरेंस आ रहा है। मीडियम 0.02, मीडियम प्लस 0.04, लो में 0.08 और बिल्कुल लो में 0.1, मतलब इसके साथ का जो आगे जीरो थी वो कम हो गई। इसी तरह से जितना नॉइस लिमिट पॉइंट्स में कम होती जाएगी, नॉइस उतनी कम होगी, रेंडर हमारा ज्यादा क्वालिटी में होगा। तो क्वालिटी और प्रोग्रेसिव, ये दो ऑप्शंस थे। प्रोग्रेसिव को ऑन रखते हुए 2 मिनट्स पे फिलहाल हम इसको एज इट इज रखते हैं, लो क्वालिटी पर रखते हैं और रेंडर पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसमें डिफरेंस ये आएगा, इसमें भी रेंडर बीच से स्टार्ट होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया था प्रोग्रेसिव में जैसा होता है, जैसा CUDA में हो रहा था। इसमें रेंडर बीच से बढ़ता हुआ और चारों तरफ की तरफ जाता है। अब इसमें जैसे ही फोटोन मैप कंप्लीट होगा, यहाँ आप देखेंगे एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट होने पर, लाइट कैच कंप्लीट होने के बाद तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा प्री पास चल रहा है, प्री पास 1। तो प्री पास कंप्लीट होने के बाद इसमें रेंडरिंग जो होगी वो बीच से स्टार्ट होगी। जैसे ये प्री पास कंप्लीट होगा, बीच में से रेंडर होना स्टार्ट होगा, बीच से चारों तरफ बढ़ता हुआ। ये देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, बीच से ये हिस्सा बढ़ता जा रहा है चारों तरफ, बाहर की तरफ, है ना। तो ये प्रोग्रेसिव में रेंडर इस तरह से चलता है। सेंटर में से ये चारों तरफ बढ़ेगा, एक बार जाएगा, फिर दोबारा से बीच से स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरी बार स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्रेसिव का है। 2 मिनट का इसमें हमने मैक्सिमम टाइम लिमिट रखी है।
आप टाइम नोट कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से इसमें रेंडरिंग कंप्लीट होगी। तो ये एक सर्कल पूरा हुआ, इसके बाद फिर से ये सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं रेंडरिंग इमेज पास 1 ये जो चल रहा है। अब इसमें पास 2 आ गया, यहां पर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ। ये रेंडर अपने आप एक लिमिट के हिसाब से चलता रहेगा और उसके बाद ये पॉज होके फाइनली यहाँ लिखा आ जाएगा रेंडर कंप्लीट। पास 3 हो गए, 4 हो गए, ये ऑटोमेटिकली इसमें रेंडरिंग चल रही है। पास 8, पास 11, 12, 16, 24, ये इस तरह से करते हुए उसके बाद डिनोइजर और ये रेंडर यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो ये बीच से स्टार्ट हुआ था प्रोग्रेसिव रेंडर, इसमें जो पास वगैरह थे वो कंप्लीट हुए और उसके बाद ये कंप्लीट हुआ। तो ये 2 मिनट की टाइम लिमिट रखने के हिसाब से इतनी जल्दी ये रेंडर हुआ है। ठीक है ना। तो ये प्रोग्रेसिव रेंडर का डिफरेंस था। इसको हम एज इट इज रख सकते हैं, क्लोज करते हैं। 2 मिनट को 1 मिनट कर देंगे, थोड़ा और इसमें डिफरेंस आ जाएगा। 5 मिनट कर देंगे तो थोड़ा और डिफरेंस आ जाएगा। तो टाइम लिमिट प्रोग्रेसिव के हिसाब से होती है। इसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो जस्ट यहाँ बकेट साइज शो होगा, तो वो रेंडर बाकी अपनी क्वालिटी के हिसाब से होगा। तो प्रोग्रेसिव और इंटरेक्टिव को नॉर्मली हम स्केचअप में मैं टर्न ऑफ ही रखता हूँ, हमारे रेंडर फिर भी बहुत अच्छे आते हैं। इनको जब हम एनिमेशन वगैरह में या एडवांस लेवल में काम करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल हमें इंटरेक्टिव और प्रोग्रेसिव को टर्न ऑफ रखना है। क्वालिटी का मैंने आपको बताया, यहाँ से आप क्वालिटी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको हमने लो रखा। इसके बाद अपडेट इफेक्ट जो है एट द एंड, रेयरली, ऑफन, वेरी ऑफन, रैपिड, ये जो ऑप्शन है ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है अपडेट इफेक्ट का। इसको हम एट द एंड पर ही रखते हैं कि जो इसमें इफेक्ट होगा मैक्सिमम वो एंड में ही हमें शो होगा। प्रॉपरली रेंडर होने के बाद जो डिनोइजर या जो बाकी चीजें या जो भी इफेक्ट है वो हमें यहाँ शो हो जाएगा। तो ये अपडेट इफेक्ट होता है। ठीक है ना। इस पर यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल द रेगुलरिटी ऑफ पोस्ट इफेक्ट, ये इसमें पूरा इसकी डिटेल दी है। 100% मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल कॉज अपडेट एज सून एज पॉसिबल, एज ऑफन एज पॉसिबल, ये सब चीजें इसमें आप देख सकते हैं। मेनली हमें इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी, हम इसको एट द एंड पर रख सकते हैं। इसके बाद डिनोइजर की बात करें तो एनवीडिया एआई या वीरे, अगर हम इसको टर्न ऑफ रखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये डिनोइजर भी टर्न ऑफ हो रहा है। डिनोइजर की जो ये यूनिट है, ये यहाँ डिनोइजर ऑन करने पर ऑटोमेटिकली यहाँ भी डिनोइजर ऑन हो जाता है और डिनोइजर दोनों तरफ अगर इधर से ऑफ करेंगे तो यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है। डिनोइजर जैसा कि आपको बताया था नॉइज को कम करने के लिए होता है। अब डिनोइजर हमने ऑन किया तो एक इसमें एनवीडिया डिनोइजर होगा। इसमें ये जो डिनोइजर है इसमें अब यहाँ पर जस्ट एंजन एनवीडिया एआई ये दिखाई दे रहा है, या इसमें वीरे डिनोइजर एनवीडिया में रखेंगे। इसमें ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं होंगे, एनवीडिया के हिसाब से एक पर्टिकुलर यूनिट सेट होगी, उसके हिसाब से ये डिनोइज करेगा। अगर हम इसको वीरे पर ले आते हैं तो यहाँ हमें इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं एडवांस लेवल के। वीरे डिनोइजर में हमने इसको क्लिक किया, इसके बाद प्रीसेट जो है डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, कस्टम ये ऑप्शंस रहते हैं। इसका मतलब ये है अगर इसमें डिफॉल्ट रखेंगे तो जो इसमें आ रहा है वो तो एज इट इज आएगा। अगर हम इसमें माइल्ड रखेंगे तो हल्का डिनोइजर आएगा। उसका डिफरेंस ये होगा, स्ट्रेंथ इसमें डिफॉल्ट में 1 और रेडियस 10 होता है। अगर इसको माइल्ड करते हैं तो इसको आधा कर दिया गया है, स्ट्रेंथ 0.5, रेडियस 5। माइल्ड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये 2 और 15 हो गया, और कस्टम करेंगे तो हम यहाँ पर यूनिट खुद से डाल सकते हैं। ये जस्ट नॉइज को हटाकर रेंडर को प्लेन करने के काम आता है। तो ये चीजें हम एडवांस लेवल पर जब काम करेंगे तब काम आएंगी। फिलहाल हम इसमें डिफॉल्ट रख सकते हैं या फिर इसमें एनवीडिया का ऑप्शन लेकर सभी ऑप्शन को ही हटा देंगे, एनवीडिया डिफॉल्ट रेंडरिंग इसमें डिनोइजर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ मोड जो है शो डिनोइजर चैनल, तो इसमें चैनल किस तरह से ओनली रेंडर एलिमेंट, हाइड डिनोइजर चैनल, शो डिनोइजर चैनल, तो इसको शो पर रखते हैं। अगर हम इसमें ओनली रेंडर एलिमेंट दिखाएंगे तो डिनोइजर वाला एक रेंडर एलिमेंट अलग से हम सेव कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस रहता है डिनोइजर का। एनवीडिया, वीरे, यहाँ से डिनोइजर ऑन और ऑफ। दोस्तों ये सारी डिटेल थी हमारे रेंडर की, जैसा कि आपको मैंने यहाँ बताया। इसमें एंजन सीपीयू रखते हुए इंटरेक्टिविटी को हम ऑफ रखेंगे, प्रोग्रेसिव को भी फिलहाल ऑफ रखेंगे, क्वालिटी लो, लो प्लस, मीडियम, मीडियम प्लस, हाई, हाई प्लस रख सकते हैं। अपडेट इफेक्ट को हम एट द एंड पर रखेंगे। बाकी ऑप्शंस हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जैसा हम इसमें काम करेंगे। डिनोइजर में आपको एनवीडिया एआई और वीरे इसका बताया। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो रेंडर का था वो हमने आज कंप्लीट किया हमारे इस वीडियो में। इन सभी ऑप्शन को एक बार मिनिमाइज कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रेंडर में एंजन, इंटरेक्टिव, प्रोग्रेसिव, क्वालिटी, अपडेट इफेक्ट और डिनोइजर, इनको हमने समझा डिटेल में। इसके अकॉर्डिंगली रेंडर पैरामीटर में क्वालिटी का भी आपको डिफरेंस समझ आया, यहाँ क्वालिटी के हिसाब से ये चेंज होता है और डिनोइजर के हिसाब से डिनोइजर की यूनिट यहाँ पर ऑन ऑफ होती है। तो ये सब डिटेल थी दोस्तों आज के वीडियो के लिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
दोस्तों अगला वीडियो हमारा कैमरा से रिलेटेड होगा, इसके ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे, इसके हिसाब से बाकी चीजों पर क्या डिफरेंस आता है और क्या होता है वो सब समझेंगे। अगर हमारा ये एक क्लास में कंप्लीट होगा तो भी ठीक है, अदरवाइज हम इसको 2-3 या जितनी क्लासों तक कंटिन्यू होगा हम इसको सभी ऑप्शंस को डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से करते हैं, जब हमारे ये सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम एक बेसिक सेटिंग रेडी करेंगे रेंडर के लिए, और उसके बाद हम उसमें एडवांस लेवल की तरफ चलते चले जाएंगे। तो अलग अलग प्रीसेट हम इसमें रेडी करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने रेंडर को समझा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।